इसमें याद रखिएगा कि हमारे पास जो फेरिंक्स है वो कैविटी बिहाइंड द माउथ होती है, इस चीज को हम नाम देते हैं, वो कैविटी जो बिहाइंड द माउथ हो, कैविटी बिहाइंड द माउथ, इसको हम नाम देते हैं हमारे पास कि ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन या आप कह लें कि इसका जो है बेसिकली ये कॉमन पैसेज वे है, इसको हम कॉमन पैसेज वे भी बोलते हैं। कॉमन पैसेज वे इसलिए है क्योंकि ये एट अ टाइम दो चीजों को दो कंपोनेंट्स के तौर पे या दोनों तरह से फंक्शन कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये बोलस या जो फूड होती है लुकमा, या फिर आपके पास दूसरी चीज जो है और जो साथ में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये उसका भी पार्ट होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो एक्चुअली इसकी लेयर्स जो होती है ना वो स्टार्ट होती है, म्यूकस लेयर होती है इसकी, जो इसकी इंटरनल लाइनिंग से होती है। फेरिंक्स बेसिकली इसमें स्वॉल्विंग का प्रोसेस एंड पे स्टार्ट होता है, तो आपके पास फेरिंक्स जो लीड करता है ये प्रोसेस का नाम है, ये बेसिकली याद रखिएगा कोई पार्ट नहीं है, स्वॉल्विंग। सॉल्व करना या चीजों को इनगल्फ करना जो है वो बेसिकली सॉल्विंग जो है वो कहलाएगा। सॉल्विंग को फॉर एग्जांपल मैं अल्फा में लिखता हूं कि स्टार्ट कहां से होगी और एंड कहां पर होगी। सो एंड कहां से होगी, स्टार्ट, और इसका एंड एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली फेरिंक्स से स्टार्ट होता है और जो ईसोफेगस जो है डीप पार्ट जो है पे एंड होगा। ठीक है, सॉल्विंग का प्रोसेस। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल सॉल्विंग प्रोसेस, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्फा में मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूं कि ये एक्चुअली ब्रेन का पार्ट है, इसमें कंट्रोल करेगा। बीटा में कहता हूं नहीं जी इसको ग्लोटिस कंट्रोल करता है। चार्ली में बोलता हूं नहीं जी इसको मिडोला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। तो सॉल्विंग इज कंट्रोल्ड बाय, सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा, क्या ये ब्रेन का पार्ट करेगा या फिर इसको मिडोला ऑब्लिंगेटा करेगा या इसको ग्लोटिस इसको कंट्रोल करता है। जी निदा बतूल बेटे आप बताइएगा, सॉल्विंग को कौन कंट्रोल करता है। मरियम इकबाल बेटे आप बताइएगा। सर ग्लोटिस। ग्लोटिस, ठीक है, ठीक है जी। मरियम आप बताइएगा बेटे। ग्लोटिस। ग्लोटिस कंट्रोल करेगा बेटे, ये याद रखिएगा मिडोला ऑब्लिंगेटा जो है बेसिकली वो सॉल्विंग कंट्रोल करता है। याद रखिएगा स्टार्ट में सॉल्विंग जो है वो इनवॉलंटरी होती है। स्टार्ट जो होता है बेटे याद रखिएगा वो हमेशा फेरिंक्स में स्टार्ट में ये वॉलंटरी होता है और बाद में ये इनवॉलंटरी हो जाता है। स्टार्ट में क्या होगा बेटे, वॉलंटरी होगा और बाद में ये इनवॉलंटरी हो जाता है। जी बेटे बोले। But sir, medulla oblongata, isn't it mainly for controlling like breathing rate and blood pressure and Yes. heart rate? There are multiple functions which is controlled by medulla oblongata. For example, breathing, respiration, but medulla oblongata also control the solving process. Okay. Okay. All right. Yeah.
because medulla oblongata involved in involuntary reactions. So involuntary reactions basically medulla oblongata control कर रहा है, so that's why medulla oblongata basically control last part of the swallowing में last part जो होता है. अच्छा जी, अब इसमें आपने वोलेंट्री भी पढ़ ली है, इनवोलेंट्री भी पढ़ ली है. सॉल्विंग में प्रोसेस कैसे होगा, सॉल्विंग का प्रोसेस जो है इसको हमने पढ़ना है, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है. सॉल्विंग का प्रोसेस किस तरह होगा. सो सॉल्विंग जो है प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होंगे जिसको हमने स्टडी करना है. इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसको हम रीड करते हैं जी. इसमें से एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं, ठीक है जी बेटे. सर जो आपने अभी बताया कि मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में कि ये मतलब स्वाल्विंग कंट्रोल करते हैं सर, लेकिन स्टार्ट में तो स्वाल्विंग हमारे पास वॉलंटरी एक्शन होगा सर, फिर ये कैसे कंट्रोल. मैंने ये शायद यहाँ पर यही लिखा था कि स्टार्ट जो होता है इट विल बी वॉलंटरी, लेकिन जब वो नेसोफेरिंक्स से नीचे जाता है एसोफ्रेंजियल फेरिंक्स के पास जाता है, क्योंकि जो फेरिंक्स है ना इसके 3 से 4 पार्ट्स होते हैं. तो लास्ट पार्ट ऑफ द फेरिंक्स जो होता है वहां पर जाके यानी कि हलक में जाकर ये जो है वो इनवॉलंटरी हो जाता है. उसमें फिर कौन कंट्रोल करती है, बेसिकली मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करती है. स्टार्ट नहीं है ये, स्टार्ट में मैंने नहीं बताया था कि स्टार्ट में करेगा, एंड वाला जो होगा जी बेटे. सॉल्विंग में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं. सॉल्विंग में एक तो ओरल कैविटी में मौजूद जो टंग है जो कि मस्कुलर है वो इन्वॉल्व होती है. टंग का काम क्या है कि ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट शो करती है, ठीक है जी. और ये मूवमेंट जो होती है अगेंस्ट द ओरल रूफ होती है. सो अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऊपर की तरफ और बैकवर्ड जो है डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है. और ये जो मूवमेंट होती है याद रखिएगा टंग की, वो अगेंस्ट दी रूफ होती है, किसकी, ओरल कैविटी के रूफ होती है. और इस वजह से इसकी वजह से ये मूवमेंट की वजह से जो बॉलस है, लुकमा है, जो सेमी सॉलिड एक बॉल है मैस का, वो एक्चुअली माउथ की जो है ओरल कैविटी से पीछे की तरफ मूव करता है. कि आप कह सकते हैं कि फोर्स करती है कि बॉलस जो है वो मूव करे. इसमें फिर आपके पास पैलेट आ जाएगा. पैलेट नंबर 2 पे है आपके पास पैलेट. अब आपने पढ़ा हुआ है पैलेट को उर्दू में बोलते हैं तालू. ये जो आपके जो ओरल कैविटी है इसकी जो रूफ बना रहा है वो पैलेट है. और पैलेट्स के दो आप लोगों ने फीचर्स पढ़े हुए हैं कि ये 2 तरह के होते हैं स्ट्रक्चर्स. एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट. तो बेसिकली हार्ड पैलेट जो है ना वो इनिशियल पार्ट या इंटीरियर पार्ट होता है ओरल कैविटी में रूफ का. और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो बेसिकली बिहाइंड दी ओरल कैविटी या ओरल कैविटी से बैक साइड पे मौजूद होता है, यानी कि पीछे ऊपर होगा, पीछे की तरफ होगा. इसमें याद रखिएगा कि आपके पास जो हार्ड पैलेट की तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सॉफ्ट पैलेट जो है इसकी कुछ वर्किंग होती है. क्या वर्किंग होती है जी सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव करता है. याद रखिएगा इसकी मूवमेंट जो होगी वो हमेशा अपवर्ड होगी. इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से बेसिकली जो नेजल जो ओपनिंग है, इंटरनल नेजल ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाती है. तो ये क्लोज करता है नेजल्स को. नेजल ओपनिंग जो है, इनसाइड नेजल ओपनिंग जो होती है उसको क्लोज कर रहा होता है, बाहर वाली नहीं, इनसाइड वाली को कंट्रोल करता है. नंबर 3 पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा जो कि सॉल्विंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटस. ग्लोटस के ऊपर एक फाइबर स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम बोलते हैं फ्लैप ऑफ कार्टिलेज भी, ठीक है. और ये लेस हॉरिजॉन्टल हो जाता है और क्लोज करता है विंड पाइप को. इस वजह से क्या करता है, क्लोज करेगा ये विंड पाइप. विंड पाइप किसको बोलते हैं,
ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ये ट्रैकिया को हम बोलते हैं, इसीलिए हमारी फूड या कोई लिक्विड जो है वो हमारे ट्रैकिया में नहीं जा सकता। जबकि ग्लॉटिस जो है नंबर 4 पे होगा, ये ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस जो है बेसिकली ये एक आपके पास है ओपनिंग ऑफ दी, याद रखिएगा क्या है आपके पास ट्रैकिया है और इसमें बेसिकली इसका काम क्या है, ये जो आपके पास ग्लॉटिस है ये पार्शली क्लोज्ड होता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द रिंग मसल्स। सो ग्लॉटिस जो है वो इनहिबिट कर रहा होता है विंड पाइप को, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मसल्स की कंट्रैक्शन होगी और ये भी विंड पाइप, इसके जो ग्लॉटिस की ओपनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसको कंट्रोल कर रहा है और जैसे ही एपिग्लॉटिस इस पे फ्लैप जो है कार्टिलेज का इसको क्लोज करेगा तो फूड जो है ना वो बेसिकली ग्लॉटिस से पास से होती हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो मैं कहता हूं बेटे आपके पास ये एक ये आपके पास ट्रैकिया है, इसको हम ट्रैकिया का नाम देते हैं और ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं ग्लॉटिस। और इसके ऊपर जो है यहां पर ये फॉर एग्जांपल टंग है, टंग इस तरह से अटैच है तो इसके साथ यहां पर क्या होगा आपके पास एपिग्लॉटिस विलुप्त होगा, एपिग्लॉटिस। और इस एपिग्लॉटिस के ये जो ट्रैकिया है इसके बिहाइंडली आपके पास क्या अटैच होगी जी, एसोफेगस। तो फूड जो है ना ये फॉर एग्जांपल हम इसको रेड से शो करते हैं कि ये जो बॉलस है, जो आपकी टंग है ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है और पैलेट जो है वो सॉफ्ट पैलेट वो अपवर्ड मूव करेगा, नेजल कैविटी को क्लोज करेगा, एपिग्लॉटिस जो है वो क्लोज करेगी विंड पाइप को लेस और मोर हॉरिजॉन्टल की पोजीशन में और ग्लॉटिस जो है वो मसल कंट्रैक्शन करेगा। तो फूड जो है इस पैसेज को पास करती हुई कहां पर आ जाएगी, बेसिकली इस एसोफेगस में आ जाएगी। ठीक है जी, जब ये इस एसोफेगस में आएगी तो इसका मतलब है कि फूड इजीली यहां से पास कर जाएगी। जी ताहा जी बेटे बोले। सर ये सॉफ्ट पैलेट वाला पॉइंट रिपीट कर दिए, नेजल ओपनिंग वाला। हाँ जी देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो आपके नोज है ना, नेजल ये नोस्ट्रिल्स है, फिर इसमें आपके कार्टिलेज फ्लैप्स है, तो इनसाइड अगर जाए तो जहां पर ये नेजल जो है ओपनिंग हो रही है उसको हम इंटरनल नेजल ओपनिंग बोलते हैं, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। ये नॉस्ट्रिल्स जो है वो कनेक्टेड है आपके ओरल कैविटी से पीछे की तरफ लैरिंक्स की तरफ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब आप कोई एयर वगैरह लेते हैं नाक के थ्रू तो वो एक्चुअली आपके ट्रैकिया में जा रही होती है। इसी तरह फूड जो ले रहे होते हैं तो पैलेट जो है ना सॉफ्ट पैलेट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटे ये आपके पास हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, तो सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये आपकी टंग है, ये टंग नीचे वाली टंग है जिसमें मेरी अंगूठी आपको नजर आ रही है, मैं लाइट ऑन कर दूं ताकि आपको क्लियर भी नजर आए थोड़ा सा। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये बेटे ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, टंग है, ये ओरल कैविटी बनी है। तो बेसिकली जब फूड जो है ना इसके दरमियान आई है तो टंग ने अपवर्ड और बैकवर्ड मूव किया है, ऐसे की तरफ मूव किया है, और जब जो सॉफ्ट पैलेट है ना इसने ऊपर की तरफ मूव किया, ये देखें ये क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है ऐसे, और टंग जो है वो बैकवर्ड मूव कर रही है इस तरह से। जब बैकवर्ड मूव करेगी तो गैप जो होगा ना उसमें क्लियर करना है ताकि फूड जो है नेजल कैविटी में ना जाए और फूड जो है वो ट्रैकिया में भी ना जाए। आई होप सो गॉट द पॉइंट। थैंक यू सर।
जी बेटे अहमद। सर ये जो आपने पॉइंट बताया कि एपिग्लोटस जो है विंड पाइप को क्लोज कर देगा, तो सर आपने क्या बताया कि वो लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा? मोर और लेस हॉरिजॉन्टल, ये यानी कि जब ये फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, ये बेसिकली एपिग्लोटस जो है वो हो जाता है मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तब ही ये विंड पाइप को क्लोज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सर जब क्लोज करेगा विंड पाइप को तो लेस हॉरिजॉन्टल में होगा या मोर हॉरिजॉन्टल में? लेस और मोर हॉरिजॉन्टल डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं? पहले हॉरिजॉन्टल। देखें बेटे, ये देखें, आप ये देखें कि ये आपके पास जो है ना, ये एक मैं कहता हूं कि ये एपिग्लोटिस मौजूद है, ठीक है, ये एपिग्लोटिस है, बात समझ रहे बेटे, ये एपिग्लोटिस है। अब ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो ये सीधा होता है, जी सर। ये वर्टिकल पड़ा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रक्चर है वो यहां पर है, ये आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है आपके पास ट्रैकिया का, और ये आपके पास विंड पाइप की ओपनिंग है, कार्टिलेजिस ओपनिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्लोटस। ग्लॉटिस बोलते हैं ना। तो ये इसको पीछे धकेला जाता है, जब ये इसके ऊपर धकेला जाएगा ना, इसके ऊपर पुश करेगा, तो एक्चुअली ये इस तरह से हो जाएगा, मोर और लेस हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये ऐसे है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। अब यानी कि ये मोर हॉरिजॉन्टल, हाँ जी, मोर और लेस हॉरिजॉन्टल, या तो ये समटाइम कंप्लीट ऐसे हो सकता है या कंप्लीट ऐसे हो सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोर और लेस हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटे अहमद? जी सर। जी बेटे मारिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने सॉफ्ट पैलेट का पढ़ा था, तो वो बेसिकली कार्टिलेज से बनी होती है सॉफ्ट पैलेट। सर मुझे ये पॉइंट क्लियर कर दें। कहाँ पढ़ा था आपने बेटे ये? सर ये मुझे पॉइंट क्लियर कर दें, मुझे कंफर्म नहीं है। बेटे सॉफ्ट पैलेट कार्टिलेज तो नहीं है, फ्लैट है लेयर्स का। असल में ग्लॉटेक्स आपने पढ़ा होगा ना, कार्टिलेज और उसमें फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं ना, एपिग्लॉटिस वगैरह। ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट एहसान अहमद। बेटे जरा जल्दी करें क्योंकि मैंने आगे फिर क्लियर भी करना है, फिर आप कहते हैं सर सिलेबस बड़ा स्लो चल रहा है। एक्चुअली मैंने इसको आगे भी तो लेकर चलना है ना। क्वेश्चन करें, बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि मैं आखिरी 10 मिनट लाजमी स्टूडेंट्स को देता हूं कि वो अपने क्यूरीज को डिस्कस कर सके मेरे साथ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना अपने नोट्स करते जाएं, पॉइंट नोट करते जाएं, ताकि हम आगे उसको फर्दर जब एमसीक्यूज या हम क्यूरीज लेंगे तो उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। एक मिनट बेटे। अच्छा बेटे, हमने डाइजेशन में ही पढ़ा कि हमारे पास ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी से फूड जो है वो बेसिकली फेरिंक्स के पास जाती है, और फेरिंक्स से होती हुई यही जो फूड है इसको हम नाम देते हैं बोलस का। हमने इसको नाम दिया था बेटे बोलस का। लंप ऑफ फूड जो है ये हमारे पास, ये बोलस जो है ये बेसिकली फेरिंक्स से जब गुजरता है तो इसोफेगस के पास आता है, और एसोफेगस से होता हुआ ये बेसिकली आपके पास स्टमक के पास आएगा। स्टमक में डाइजेशन होगी, स्टमक से ये फिर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, या इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये मूव करती है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ।
ठीक है बेटे। ये जो मूवमेंट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन तक, बॉलस की, एसोफेगिस से स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हमने पढ़ना है कि किस तरह से होती है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बॉलस की मूवमेंट जो है ये क्या होगी, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली एसोफेगिस वो कनेक्टिंग लिंक है जो बेसिकली ओरल कैविटी को डाइजेस्टिव ट्रैक में से स्टमक के साथ जो है वो अटैच करवा रहा है। तो हम ये पढ़ते हैं कि ओरल कैविटी जो है वो हमारे पास कनेक्टेड होती है विद द स्टमक विद द हेल्प ऑफ दिस एसोफेगिस। एसोफेगिस जो है इसमें बेसिकली क्या होगा, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एसोफेगिस बनाता हूं, ये फॉर एग्जांपल बेटे मेरे पास वो एसोफेगिस है जिसमें बॉलस मौजूद है। ये एसोफेगिस की ट्यूब है। इस एसोफेगिस की ट्यूब में आप लोग पढ़ते हैं कि यहां पर आपके पास बॉलस मौजूद है। ये बॉलस है, लंप ऑफ फूड है, सेमी लिक्विड सॉलिड सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है आप जो खाना खाते हैं। ठीक है जी। इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें पेरिस्टालसिस होती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। अब इसी के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो एसोफेगिस से स्टार्ट होती हैं और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होंगी। पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट में है वो दो वेव ऑफ कंट्रैक्शंस भी इनको बोलते हैं। ये याद रखना आपने, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि वेव ऑफ कंट्रैक्शंस क्या है तो आप कहेंगे कि वो पेरिस्टालसिस है। तो ये दो तरह के मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, एक को हम बोलते हैं होते स्मूथ मसल्स हैं। इसमें एक होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और एक होते हैं सर्कुलर मसल्स। तो वेव ऑफ कंट्रैक्शन में आपके पास सर्कुलर भी है और लॉन्गिट्यूडिनल भी है। तो इसमें हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि हमारे पास होते दोनों स्मूथ मसल्स हैं। एक हमारे पास सर्कुलर होते हैं और एक हमारे पास बेटे लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स लेयर्स जो सेल कंट्रैक्शन होंगी। ये एक्चुअली मसल्स की वजह से हो रही है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो कहां पर होंगे, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो सर्कुलर मसल्स में तो ये इनर होते हैं और ये आउटर होंगे। याद रखिएगा इनर और आउटर मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इनर को शो किया हुआ है। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं बेटे ये आपके पास ना रेड कलर के आउटसाइड इनसाइड ये एक साइड मैंने दिखाई है कि ये सारे के सारे क्या हैं, सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल की शेप में है और जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो मैंने ब्लैक में दिखा दिया आपको, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। ठीक है जी, एक हो गए बेटे सर्कुलर, एक हो गए आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल। अब ये कंट्रैक्शन कैसी होती है, आपने याद रखना है कि वेव ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो बेसिकली असिस्ट करती हैं। तो जब रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स होती है तो वो कहां पर होगी, यहां पे देखें कि यहां पर जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो गए हैं। यहां पर क्या है, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स है और यहां पर आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है ये बिहाइंड द बॉलस, ये यहां पर पेरिस्टालसिस एक्ट कर रही है। तो यहां पर जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर ये वेव आगे की तरफ मूव करेगी, यानी कि सर्कुलर मसल रिलैक्स करेंगे हमेशा, वो इन द फ्रंट ऑफ बॉलस रिलैक्स करते हैं, लेकिन एक्चुअल फोर्स कौन क्रिएट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्रिएट करते हैं। तब ये फॉर्मेशन होगी अल्टरनेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये रिलैक्स करेंगे, ये कंट्रैक्ट करेंगे।
जब ये कंटेक्ट करेंगे ये रिलैक्स करेंगे, जब ये कंटेक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे, तो ये एक दूसरे का वाइस वर्सा होती है। तो जब ये इस तरह से मूव करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके पास मूवमेंट जो है वो चलती रहेगी, पेरिस्टालसिस चलती रहेगी। पेरिस्टालसिस जो है उसका रिवर्स एंटी पेरिस्टालसिस होता है जो वॉमिटिंग में होता है। हंगर पैंग्स होती हैं आफ्टर जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो हंगर पैंग्स शुरू हो जाती है, भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो तकरीबन ये आपके पास याद रखिएगा 12 से 14 घंटे के बाद, 12 to 24 आवर्स के बाद जो है वो होंगी। और हर 5 मिनट के बाद जब आप फूड खा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो तकरीबन हर 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो पेरिस्टालसिस जो है वो इंक्रीज होती है और स्वेयर होती है। ठीक है जी। सो ये पेरिस्टालसिस के बारे में था। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये दे दिया जाए अल्फा में ओरल कैविटी, बीटा में आपको क्या दिया जाए एसोफेगस, चार्ली में दे दिया जाए आपके पास स्टमक, और डेल्टा में दे दिया जाए इंटेस्टाइन्स। सो पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम, जी बेटे मरियम राशिद, जी बेटे सॉरी एसोफेगस, ओके ठीक है जी। आलिया जी बेटे बताएं। सर बीटा। बीटा आंसर है जी, थैंक यू वेरी मच जी। मोहम्मद अहमद, सर एसोफेगस। एसोफेगस होती है, ठीक हो गया जी। एहसान अहमद, बेटे एहसान बताएं। एहसान बेटे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताएं। सर एसोफेगस जी। पक्की बात है? हाँ जी सर। अच्छा जी ठीक है। सो आपकी बुक के मुताबिक जो है वो एसोफेगस होता है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट याद रखिएगा, लास्ट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी जो होती है, लास्ट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी कौन सी है? जब आप फेरिंक्स के बारे में पढ़ते हैं, जब वो इनवॉलेंट्री हो जाती है, तो लास्ट पार्ट ऑफ द ओरल फेरिंक्स, फेरिंक्स जो ओरल कैविटी का लास्ट पार्ट है वो वहां से स्टार्ट होगी। लेकिन बुक में आप लोगों के लिखा हुआ है कि एसोफेगस से है, तो एसोफेगस से ही स्टार्ट होगी। अब मुझे बताएं कि ये पूछ लिया जाए कि आप में कि एसोफेगस से स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होती है, एंडिंग पॉइंट क्या है जी? आमना दिलबर, स्टार्ट तो होगी एसोफेगस से स्टार्ट होगी, एंड कहां पे होगी? सर पीटीवी पे ना बकल कैविटी से स्टार्टिंग लिखी हुई है, तो फिर एसोफेगस कैसे होगी हमारी बुक के अकॉर्डिंग? हाँ जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ओरल कैविटी या बकल कैविटी का जो लास्ट पोर्शन होता है ना, लास्ट पार्ट जो होता है वो वहां से स्टार्ट होंगी और कहां तक रहेंगी? सर होल एलिमेंट्री कैनाल लिखा हुआ है। होल एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है ये रेक्टम तक रहेंगी। तो याद रखिएगा, अब बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि ओरल कैविटी का लास्ट पार्ट या बकल कैविटी भी बोलते हैं ना ओरल कैविटी को, पीटीपी में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये लास्ट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एसोफेगस से होती हुई, स्टमक से होती हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड किस पे होती है? रेक्टम पे एंड होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट बेटे आप लोगों के पास जो है, आप स्टमक की तरफ मूव करेंगे। इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि स्टमक हमारे पास जो है वो इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। सो स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज स्टमक। स्टमक जो है इसकी लोकेशन आपको पता है कि एब्डोमेन में है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ये दो तरह के काम करता है, केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा, ये मैकेनिकल डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होगा और बेटे
केमिकल डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होगा। अगर मैकेनिकल डाइजेशन है तो वो याद रखिएगा किसके थ्रू होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो एक्चुअली होगी आपके पास हमेशा मैकेनिकल डाइजेशन में हमेशा जो है ऑब्लिक मसल चर्निंग शामिल होती है, और केमिकल डाइजेशन में केमिकल्स यानी कि एंजाइम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ये जे शेप टाइप होती है इसकी, जे शेप्ड इसका फीचर या इसका स्ट्रक्चर है। फिर आप लोगों ने पढ़ा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिलो द डायफ्राम होता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ऑर्गन्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जे शेप्ड होगा, बिलो द डायाफ्राम हो सकता है, डायाफ्राम से नीचे की तरफ पैदा होता है, ठीक है जी। फिर इसमें आप लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ना है कि ये डिसकंटिन्यूअस फीडिंग के लिए एडजस्ट है, डिसकंटिन्यूअस फीडिंग होती है। एक दफा तो नहीं आप पेट भर लेते, आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्कंट यानी कि थोड़ा सा खाना खा लिया आपने, खाना खा लिया, डाइजेस्ट करेगा कुछ अरसे के लिए, ये एब्डोमेन जो है उसको सेव करता है यानी कि स्टमक सेव करता है और फिर आगे की तरफ ले जाता है, तो पार्शियली डाइजेस्ट करता है फूड को, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा फूड को। स्टमक की अगर स्ट्रक्चर्स बनाए जाए तो एसोफेगस जो है वो आपको पता है कि लीड कर रहा है और ओपन होता है इनटू स्टमक। ये स्टमक का फॉर एग्जांपल एनाटॉमी है। स्टमक का एक एंड जो है वो एसोफेगस की तरफ होगा और दूसरा एंड जो है वो बेसिकली किसकी तरफ होगा, पाइलोरिक एंड कहलाएगा। तो यहां पर आपके पास इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्फिंक्टर्स बने होते हैं, ठीक है। और अगर स्टमक की लाइनिंग ओपन की जाए, इसको कट किया जाए, तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ नजर आता है कि इसके अंदर हमारे पास ये लाइनिंग्स मौजूद होगी जो कि इसकी कैविटी में मौजूद होती हैं। स्टमक में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फंडस का नाम देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट कर रहा है इसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। ये हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर होते हैं और ये हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं। ये इसके पास इसमें कैविटी है। अगर स्टमक की लाइंस को ओपन करें, स्टमक की वॉल्स को ओपन करें ना, वॉल, सो हम वॉल्स पढ़ते हैं, 3 तरह की वॉल्स होती है इसमें। आपकी अकॉर्डिंगली अगर आप अपने बुक के मुताबिक देखें तो उसमें वॉल्स को 3 शो किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें आपको 4 की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। जनरली हम पढ़ते हैं कि स्टमक की जो लेयर्स हैं, वॉल्स हैं, वो 3 हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है क्योंकि आपकी बुक के अलावा जितने भी जो बुक है उसमें जो बेसिकली बताया गया वो लेयर्स को 4 बताया गया है। पहली लेयर है जिसको हम सिरोजा बोलते हैं, सिरोजा। दूसरी लेयर है जिसको हम मस्क्यूलैरिस बोलते हैं। थर्ड लेयर है जिसको हम सब मिकोजा का नाम देते हैं, और फिर है आपके पास मिकोजा। ये 4 लेयर्स आपके पास बन गई हैं। पंजाब की बुक ने सिरोजा, सब मिकोजा एंड मिकोजा का लिखा है। बाकी तमाम बुक्स ए लेवल्स का नोट कर लें, पंजाब टेक्स्ट बुक के अलावा फेडरल को देख लें, फेडरल के साथ आप केपी को देख, केपी की बुक्स में भी यही है, बलोचिस्तान की, सिंध की बुक में भी इसकी 4 लेयर्स लिखी हैं, तो आपने 4 याद रखनी है। पेपर में आपको 4 आ सकती है। सबसे पहले हम कहते हैं ये हमारे पास है अल्फा ऑप्शन, ये हमारे पास है बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है जी, तो आप कहेंगे जी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना सर इसमें,
वो आपके पास होगी सिरोजा की। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा आउटर मोस्ट जो है, आउटर मोस्ट, और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये जो कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या कनेक्टिव टिश्यू है। और फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया जाए इसमें कि बताएं कि इनर मोस्ट कौन सी है, तो इनर मोस्ट जो है याद रखिएगा मिकोजा है। इनर मोस्ट जो है वो मिकोजा होगी, ठीक है। अब मिडल वन जो है पंजाब के अकॉर्डिंगली इसको सब मिकोजा बोलते हैं, बिल्कुल ये मिडल लेयर होती है, मिडल होती है, ठीक है। मस्कुलरीज एक एडिशनल लेयर, इसको भी मिडल ही बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसको अगर लिखना चाहते हैं लिख लें, इट्स अप टू यू। के जो मिडल लेयर जो स्मूथ मसल होते हैं उसको मस्कुलरीज एक्सटर्ना बोलते हैं। ये भी मिडल लेयर, एक्चुअली इसको ना लिखें लेकिन इसको लिखना चाहिए क्योंकि आपके पास बुक्स में इसको लिखा हुआ है कि ये मिडल लेयर होती है मस्कुलरीज, क्योंकि इसमें मस्कुलर लेयर होते हैं। सब मिकोजा जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली ये जो सब मिकोजा है ये मिडल लेयर के नीचे मौजूद होती है, ये प्योर मिकोजा नहीं होती, तो इसको हम लेयर कंसीडर भी नहीं करते होते बाजू बात। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि which of the following wall layer या layer of the stomach is involved in जो है वो चर्निंग प्रोसेस, चर्निंग प्रोसेस में कौन सी इन्वॉल्व होगी? मैकेनिकल डाइजेशन में। जी सुमैया कंदील आपने बोले बेटे बोले। बेटे मैकेनिकल डाइजेशन या चर्निंग में कौन सी इन्वॉल्व होती है? जी सर जी बेटे आपको आवाज आ रही? जी बेटे आ रही। सर मस्कुलर लेयर होगी सर, इसमें ओब्लिक मसल्स जो हाँ जी, इनर क्रॉस। आप इसमें याद रखिएगा मस्कुलर या मस्कुलरीज जो होती है ना, ये वो लेयर है जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 से 3 चीजें यहाँ पर हमने इस पे पढ़नी है, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है, तो मैं पढ़ाने लगा हूं कि इसमें हमारे पास मिडल लेयर जो है ना, इसमें हमारे पास 3 फर्दर मसल्स होते हैं। एक को बोलते हैं सर्कुलर और एक को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है जी। और एक और मसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक मसल्स। ये 3 तरह के मसल्स हैं यहां पर, एक है सर्कुलर, एक है लॉन्गिट्यूडनल। तो याद रखिएगा कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलकर पेरिस्टालसिस करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या मूवमेंट शो करते हैं? पेरिस्टालसिस। क्योंकि स्टमक में पेरिस्टालसिस होती है ना, तो एक्चुअली पेरिस्टालसिस की जो वर्किंग है वो याद रखिएगा वो किस में होगी? वो इन 2 मसल्स की अरेंजमेंट और मूवमेंट की वजह से होगी। सो आपसे पूछ लिया जाए कि स्टमक में पेरिस्टालसिस जो है वो कौन परफॉर्म करवाता है, तो आप कहेंगे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। और ऑब्लिक मसल्स क्या करवाएगा? ऑब्लिक मसल्स जो है वो एक्चुअली चर्निंग के प्रोसेस में करेगा। चर्निंग जो है वो कौन इन्वॉल्व होती है? ऑब्लिक। तो मिक्सिंग ऑफ द फूड कौन इन्वॉल्व है? चर्निंग। फिजिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन चर्निंग है, और प्रोपल्शन ऑफ द फूड जो है वो पेरिस्टालसिस में इन्वॉल्व है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, तो कौन सा होगा? एडिपोज टिश्यूज वगैरह किसमें होंगे? जी बताएगा कोई स्टूडेंट? जी सबाहत अकमल बताए बेटे। सर सब मिकोसा में। सब मिकोजा होगी, ठीक है। सब मिकोजा में आपके पास ब्लड वेसल्स आ जाती हैं बेटे, बंद कर दें इसको। ब्लड वेसल्स आ जाएगी आपके पास, और आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स आ जाएगी, ये यहां पर होती हैं।
Inner mucosa, one of the most important and functional layer of जो है हमारे स्टमक वॉल्स का होता है। ये क्या क्या, ये जो लेयर्स है, ये क्या क्या चीजें जो है वो इसमें मौजूद होती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद है वो हमारे पास, याद रखिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड का है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द स्टमक वॉल, तो आउटर में होगा, मिडल में होगा या इनर मोस्ट में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो मिकोजा के नीचे लिखे हुए हैं। तो ये बहुत से सेल्स रिलीज कर सकते हैं। इसको आप लोगों ने याद रखना है कि कौन कौन से सेल्स होंगे और उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारी जो इनर स्टमक की इनर वॉल है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं, एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दोनों तरह के हो सकते हैं, एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं और एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। एक्सो भी होंगे और एंडोक्राइन भी होंगे। और ये एक्सोक्राइन वर्क करेंगे तो एंजाइम करेंगे, एंडोक्राइन होंगे तो हार्मोन्स करेंगे। आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सबसे पहले इसमें सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूकस सेल्स। आप एक नोट करेंगे, मैंने MUCOUS लिखा है, इसके स्पेलिंग ये है। ये म्यूकस सेल्स क्या काम करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है कि म्यूकस सेल्स की इन्वॉल्वमेंट कहां पर है, इनको म्यूकस क्यों बोलते हैं, ये COUS वाले क्यों लिखे हैं, हमने दूसरे क्यों नहीं लिखे। ठीक है जी। देखिए, ये जो म्यूकस सेल्स है ना, इनकी सिक्रीशंस जो है उनको हम म्यूकस बोलते हैं। MUCUS, जो कि फूड को क्या कर रही होती है, ये थिक सिक्रीशंस होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है वॉल्स को। इसी तरह हमारे पास दूसरे सेल्स हैं जिनको हम पेरिटल सेल या ऑक्सिनेटिक सेल्स बोलते हैं। पेरिटल सेल या इसको हम ऑक्सिनेटिक सेल्स का नाम देते हैं। ये पेरिटल सेल्स जो हैं, ऑक्सिनेटिक सेल्स जो हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दे विल रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पीएच को मेंटेन करता है, और ये बेसिकली एंटी जो आपके स्टमक में अगर कोई फूड के साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म चल गया है उसको ये इनएक्टिव कर रहा होता है। दूसरे हमारे पास होते हैं जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल्स, ये जाइमोजिन सेल्स को हम प्रिंसिपल सेल्स का नाम भी देते हैं। प्रिंसिपल सेल्स का नाम भी देते हैं। और ये क्या स्पीश करते हैं, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए तो ये रिलीज करते हैं, बेटे याद रखिएगा, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन ये एक एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और सेल्स हैं जो सबने पढ़ने हैं और सब बुक्स में है, जी सेल्स बोलते हैं। जी सेल्स इनका नाम है। और जी सेल्स जो है एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और ये गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटे? गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। अब ये तो इनकी सिक्रीशंस हो गई, इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से फंक्शन आउट करेंगे। देखिए, म्यूकस का काम ये है कि प्रोटेक्शन करना। एसीएल क्या करता है, बेसिकली HCl जो है वो इस पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्सिन, और इसकी पीएच जो है आपको पता है 2 होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, यानी कि प्रोटॉन आयन और क्लोराइड आयन मिलकर जो है ना, असल में यहाँ पर ना ये नहीं है कि हम एसिड डेवलप होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेवलप होता है इसमें याद रखिएगा, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ना प्रोटॉन आयन मौजूद है। ज्यादा प्रोटॉन आयन होने की वजह से मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है, इस वजह से इसकी पीएच 2 के इक्वल होती है। तो फिर ये पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होती है। और आप कह दें कि एक हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक
जूस की प्रोडक्शन में ये क्या इन्वॉल्व होती है, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है बेटे, फॉर एग्जांपल ये तो आप लोगों ने डिफरेंट इसके मिकोजा के जो है लेयर्स के बारे में पढ़ा कि मिकोजा की ये लेयर्स हैं और यहाँ पे इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल आप लोगों से एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाए कि अदर फंक्शंस क्या हो सकते हैं स्टमक के। मैं आपको एक एमसीक्यू करवाता हूं और आप मुझे उसका आंसर दिएगा कि आप कहेंगे सर ये स्टमक के फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो है वो पॉइंट्स होंगे जी। सो क्या ये फूड स्टोरेज में काम आता है स्टमक? आपने बताना है इनकरेक्ट कौन सा है या इसका फंक्शन नहीं है। तो ये क्या फूड स्टोरेज कर सकता है? फूड की स्टोरेज परफॉर्म करता है। बीटा में मैं कहता हूं आप लोगों के पास एक ऑप्शन है यहां पर जिसे हम बोलते हैं कि ये डाइजेशन ऑफ फूड करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में इन्वॉल्व होता है। क्या ये एब्जॉर्प्शन कर सकता है ऑफ वाटर एंड अल्कोहल्स की, जो लिक्विड अल्कोहल्स जो आप लिक्विड मीडियम में लेते हैं, क्या ये डिफेंस और इम्यूनिटी में इसका रोल है? डिफेंस और इम्यूनिटी में which of the following is not the function of stomach? जी सुमैया जी बेटे। सर एब्जॉर्प्शन ऑफ सी ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड चार्ली ऑप्शन है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड जी। निदा बतूल जी बेटे। सर चार्ली ऑप्शन है, वेरी गुड बेटे, थैंक यू वेरी मच जी। एहसन सर बीटा ऑप्शन है, वेरी गुड। मरियम सर बीटा, ठीक है जी। सो जी अहमद सर आई थिंक अल्फा इसका फंक्शन है, बाकी बाकी नहीं है। फंक्शन नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुने, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं कि एनाटॉमी तो हमने पढ़ ली, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। फूड को स्टोर करता है, आप सुबह नाश्ता करते हैं फूड स्टोर होता है। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स नहीं हो सकते, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा, ये इसका फंक्शन नहीं है स्टमक का। सर एब्जॉर्प्शन करता है पानी को और अल्कोहल की, बिल्कुल। वाटर एंड अल्कोहल जो है, मेडिसिन जो है, वो आपकी स्टमक में जाकर ही तो डिसॉल्व होती है। कैसी बातें करें, आपने डॉक्टर बनना, आपको इतना ही पता। डिफेंस में इन्वॉल्व होता है, इम्यूनिटी में। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एंटीसेप्टिक कर देता है। आपको फूड में मौजूद जरासीम को देखे ना, आप लोगों ने कभी कॉमनली देखा हो या आप लोग आज ऑब्जर्व करिएगा, खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट जो कि खाने से पहले ओमेप्राजोल खाता हो, या अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें यह सिखाया है कि जब भी खाना खाएं, मील लें, बिफोर मील आप पानी पिए। क्यों पिए? पानी कहां चला जाता है? क्या हमारे हलक से होता हुआ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ बाहर निकल जाता है? ऐसा तो नहीं है। पानी कहां एडजस्ट होता है? यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होती है। नो डाउट लार्ज इंटेस्टाइन पे भी एब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन वो जो अब्जॉर्प्शन होती है ना बेटे, एक बात सुनिएगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है वो बेसिकली आपके पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। नो डाउट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती थी, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ द वाटर, अल्कोहल और अदर मेडिसिन इज बेसिकली एब्जॉर्ब्ड बाय स्टमक। आप कहते हैं जी मैं ये चीज नहीं खा सकता, मुझे स्टमक पे पेन होना शुरू हो जाती है, तो एक्चुअली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कि जो आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल है,
ये एक्चुअली स्टमक में होती है ज्यादातर, मोस्टली जो अल्कोहल पीते हैं वो स्टमक में होगा, क्योंकि यहाँ पे इजीली ये हो जाएगी। ठीक है बेटे जी। मोहम्मद तलहा जी ताहा, बेटे ये ऑटोमेटिकली डाइजेशन ऑफ सर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स क्यों नहीं होगी सर? स्टमक बनाता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है सर, गैस्ट्रिक लाइपेज बनाता तो है। कहां पर है सर गैस्ट्रिक लाइपेज बनाता है सर। हाँ, डाइजेशन में कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो इसका मतलब है, आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि डाइजेशन जो है वो एसोफेगस में हो सकती है? नहीं सर, नहीं हो सकती। मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा होती है। कंप्लीट नहीं होती। बॉलस देखें, आप जब बॉलस जो है लुकमा चबाते हैं तो अल्फा अमाइलेज होते हैं। जी सर। आप जब इसको स्वालिंग का प्रोसेस लेके जाते हैं तो यहाँ हलक के बाद वो एसोफेगस और स्टमक में जाने तक वो वेट रहती है एसोफेगस, जी उसमें सर। म्यूकस होती है, उसमें सलाइवा होता है, तो जी यहाँ सर। पे पार्शियल डाइजेशन होती है, लेकिन हम नहीं पढ़ाते। इसी तरह जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज, हम उसको बेसिकली यहाँ नहीं बताते अकॉर्डिंग टू योर बुक। अदरवाइज तो लिपिड्स तो माउथ में भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, एनिमल फैट्स। ठीक है सर। जी सर। ठीक है, आप देखें जो एक्चुअल डाइजेशन होनी है ना लिपिड्स की स्पेसिफिकली, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि वहां से लीवर से एमाइल जो है वो बाइट साल्ट निकले, वो उसको बेटे करेंगे। ठीक है ना बेटे ताहा? जनरली हम कहते हैं प्रोटीन की डाइजेशन होती है, प्रोटीन तो यहां पर होगी। ठीक है बेटे? तो अभी आज हमने स्टमक पढ़ा है, कल इंशाल्लाह हम स्टमक के साथ इसके इंटेस्टाइन और पेनक्रियास के बारे में कल इस चैप्टर को वाइंड अप करना है। यानी कि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन रह गया, लार्ज इंटेस्टाइन रह गया, इसमें लीवर और पेनक्रियास रह गया है, साथ में इसकी न्यूरल कि किस तरह से ये एक्टिवेशन होगी। जब फूड जो है वो स्टमक के साथ, एसिडिक फूड स्टमक में आती है तो गैस्ट्रीन कैसे रिलीज होती है, सिक्रेटिन कैसे रिलीज होगी, ये मैकेनिज्म कल पढ़ेंगे हम जी। ठीक है बेटे जी? बेटे इसके एमसीक्यू जरा देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा ताकि कल हम इस यूनिट को खत्म कर सकें। सैटरडे वाले दिन हमारे पास जो टॉप डिस्कशन होगी जी। अल्लाह हाफिज।